जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है जी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है कुछ ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, और वो अपनी कुछ सिक्रीशन पैदा करते हैं, और वो सिक्रीशन बराह रास्त खून में डालते हैं। वो सिक्रीशन बराह रास्त खून में शामिल हो जाती है, और खून उस सिक्रीशन को लेकर टारगेट एरिया तक पहुंच जाता है, और उस चीज को जाके वो रोकते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जो भी उस हार्मोन को पैगाम दिया जाता है। ठीक है, या जो उस हार्मोन के अंदर इंस्ट्रक्शन होती है, तो वो आर्गन वो परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें धूप में बैठे गर्मी लग रही है, या चले एक और एग्जाम्पल, इमरजेंसी की कैफियत है, कंडीशन है। उस सूरत हाल में अचानक आप भाग दौड़ नहीं रहे, वर्कआउट नहीं कर रहे, आराम से आप बैठे हुए, और कोई आपके कान में आके चीखता है, या और उसे क्या होता है, अचानक आप डर जाते हैं। उस कंडीशन में आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में क्या क्या तब्दीलियां होती हैं? फौरन सबने ऑब्जर्व किया होगा, हार्ट बीट तेज हो जाती है। ऐसा होता है ना? जी। रिस्पॉन्स देना आप लोगों ने, बोलते रहना, तो फिर मुझे पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हैं। अच्छा जी। हार्ट बीट तेज होती है, सांस की रफ्तार तेज हो जाती है, और इस दौरान आपके बाजू और लेग्स, यानी कि लिम्स को ब्लड सप्लाई, खुराक, ऑक्सीजन ये ज्यादा कर दी जाती है। और जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है, पेट का, स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, इस एरियाज को ब्लड सप्लाई बहुत कम कर दी जाती है, या तो रोक दी जाती है या फिर कम कर दी जाती है। क्यों? कि वो कंडीशन होती है इमरजेंसी की, और जिसको तैयार किया जाता है कि भाई ये वो कंडीशन है जिसमें आपने या तो इस कंडीशन से, जो इमरजेंसी है, उससे लड़ना है या भाग जाना है इस सिचुएशन से। तो लड़ने के लिए आपको बाजू और टांगों की जरूरत होती है। ठीक है ना? तो आपने लड़ना है, तो या तो बंदा लाते मारता है, घूंसे मारता है हाथों और से, पाँव से। उसके बाद या फिर भागना, भागना तो भी आपकी लेग्स ही काम आएगी। ठीक है ना? तो जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है ना, उसको ऐसे खुराक या ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा देना, वो रोक दिया जाता है, ताकि लेग्स को और बाजू को ज्यादा खुराक और ऑक्सीजन दी जाए, और इस एरिया में जो एनर्जी है वो ज्यादा बने। ठीक है जी। ये अचानक से ऐसा होता है। तो ये सारा प्रोसेस हुआ कैसे? एंडोक्राइन ग्लैंड को समझिएगा कि बारी बारी सारे को, सबको ही डिस्कस करते हैं, लेकिन अचानक से आवाज आपने सुनी, हाँ था, वो आपके कानों ने सुनी, फौरन दिमाग की तरफ पैगाम लेके गई ऑडिटरी नर्व, और कहा कि जी ये कोई धमाका है या क्या है, कोई डरावनी चीज है। दिमाग ने फौरन पैगाम दिया, एक तो मसल्स को दिया, तो मसल्स फौरन श्रिंक हुए, और आप उस जगह से थोड़ा सा अपने आप को सुकेड़ा आपने। उसके बाद फिर फौरन ही एक ग्लैंड को हुक्म दिया जाता है कि जी आप अपने सिक्रीशन डालें। अच्छा, ये सिक्रीशन जाती है एड्रिनल ग्लैंड, गुर्दों की तरफ। एक ग्लैंड होता है एड्रिनल, वो एक हार्मोन, उसको कहते हैं भाई जल्दी करो इमरजेंसी है, वो एक हार्मोन रिलीज करता है, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन इसको कहते हैं। ठीक है जी। तो वो इमरजेंसी का हार्मोन माना जाता है, और वो क्या करता है उससे, ये ब्लड सप्लाई, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये सारा कुछ इसमें फर्क आ जाता है। तो ये वो प्रोसेस है जिसको हमने आज डिस्कस करना है। ओके जी। तो हम कहते हैं कि जी हमारा जो बेसिक एंडोक्राइन सिस्टम है ना, ग्लैंड है,
या मास्टर ग्लैंड है, वो बेसिकली एक पहले किसी दौर में कहते थे पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन अब किसी इनका मानना है कि पिट्यूटरी के साथ साथ डायंसिफेलोन पिट्यूटरी ग्लैंड भी किसी के ताबे है, यानी कि थैलमस और हाइपोथैलमस और थैलमस, ये दो खासतौर पे हाइपोथैलमस इसको ब्रेन का हिस्सा भी माना जाता है और इसको ग्लैंड का हिस्सा भी माना जाता है। तो ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ पीनियल ग्लैंड है, थायराइड है, पैराथायराइड है, और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बेसिकली ये पेंक्रियाज के अंदर इंसुलिन पैदा करने और ग्लूकागॉन पैदा करने का एक एरिया होता है, ठीक है ना। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस वगैरह। नेक्स्ट आ जाता है जी, हार्मोन्स क्या है। तो बेसिकली हार्मोन केमिकल के ट्रांसमीटर होते हैं। ये ग्लैंड से निकलते हैं और टारगेट एरिया के ऊपर जाके ये अपना मैसेज जो है वो आगे कन्वे करते हैं। वो मैसेज किसी काम को रोकना होता है, किसी काम को ज्यादा करना होता है या रोकना होता है, ठीक है, या कम करना होता है। कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है जी। तो हार्मोन्स कम या ज्यादा रिलीज होने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। तो इसका रेगुलेटरी सिस्टम या एक मुनासिब मिकदार में रिलीज होते रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आप डायग्राम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपने जरूर बार बार देखना है, ध्यान करना है। इसमें आप देखेंगे कि दरमियान में एक अंगूर के गुच्छे की तरह दो लूप्स में एक पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाया गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये बाकी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो अगर पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को समझना है तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है जी। इस डायग्राम में आप देखते हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ओहो ये था बेसिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके दो लूब हैं, दो भार है, एक बड़ा एक छोटा, अंटीरियर लूब और पोस्टीरियर लूब। अंटीरियर अनाटमी में हमने टर्म पढ़ी थी, जो चीज हमें सामने से नजर आती है वो अंटीरियर है और जो उसका बैक व्यू है वो पोस्टीरियर है। तो अंटीरियर लूब जो है उससे भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और पोस्टीरियर लूब से भी रिलीज होते हैं। अच्छा जी, अब अगर इसको गौर करें, थोड़ा जूम करके आप लोग देखें, तो आपको पता चलता है कि एंटीरियर लूब से सबसे पहले ACTH ये हार्मोन निकल रहा है, ये जा रहा है। ACTH का मतलब है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। वर्ड्स के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो पूरा इसका फंक्शन आपको समझ आ जाएगा। ये एरो से मैंने इधर कर दी है, ये जो रिकॉर्डिंग में होगा उससे आपको ये एरो वगैरह नजर आ जाएंगे। अभी आप लोग उन पिक्स पे ही गौर करें जरा। एड्रिनल ग्लैंड के सॉरी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल, उसको जाके ये मुतहरिक करता है हार्मोन, पिट्यूटरी के एंटीरियर लूप से निकलता है। अब काम देखें, काम के लिहाज से नाम रखे जाते हैं। एंटीरियर लूब ऑफ पिट्यूटरी से निकल रहा है, जा कहाँ रहा है, एड्रिनल ग्लैंड की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। तो इसीलिए इस और एड्रिनल ग्लैंड को जाके ये स्टिमुलेट कर रहा है, मुतहर्रक कर रहा है, ट्रॉफिक कर रहा है, हरकत दे रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अच्छा, अब एड्रिनल ग्लैंड है ना, उसका मैंने आपको बताया था कि हमारी किडनीज हो गए, हमारा ब्रेन हो गया, जो थोड़ा सा राउंड शेप में चीज होती है, उसका बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स कहलाता है और उसके अंदर वाला हिस्सा मेडोला कहलाता है, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला आपने नाम सुना होगा। तो कॉर्टिको का मतलब है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है, तो इस ऊपर वाले हिस्से को ये जाके स्टिमुलेट कर रहा है।
इसलिए इसका नाम जैसे ही है ACTH, तो आपको फंक्शन समझ आ जाना चाहिए कि थोड़ी देर स्टार्ट में ही मैंने अपनी जो एग्जांपल दी वो इसी से ही है कि यही पिट्यूटरी का हार्मोन निकल के जा रहा है ACTH, और एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कहते हैं, और किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके ऊपर वाले से कॉर्टेक्स को जाके मुतहरिक करता है, और वहां से एक और हार्मोन रिलीज होता है जो कि पानी की सिक्रीशन, किडनी ने कितना फिल्टर करना है, कितना रोकना है, वगैरह वगैरह, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये सारे मैं इधर ही डिस्कस कर दूं तो फिर आगे ये स्लाइड चलेगी नहीं, इसलिए एग्जांपल के तौर पे ये मैंने आपको बताया, बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा हार्मोन इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर से निकल के जा रहा है। बहुत सारे एमसीक्यूज सिर्फ इसलिए इसी पिक से पूछे जाते हैं। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बहुत सारे पेपर्स में पूछे गए हैं कि फलां हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूप से निकलता है, फलां पोस्टीरियर से निकलता है, या इनमें से ये एंटीरियर लूप के निकलने वाले हार्मोन है सिवाय इसके, एक्सेप्ट फ्लॉ वो पोस्टीरियर का होता है। तो इसको अगर आप बार बार अपना चार्ट बना के रट्टा लगा के इसको याद कर लें, सामने चार्ट दीवार पे लगा दें, ठीक है जी, तो उठते बैठते इसको आप ज़रा इसके ऊपर नज़र दौड़ाएंगे, स्टडी करेंगे इसको, तो बहुत सारे इसकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी, और ये बिल्कुल पार्ट ऑफ द माइंड बन जाएगा। अच्छा जी, अब इनके काम क्या है कि हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ। कुछ हार्मोन ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जैसे बचपन में हम छोटे थे फिर बड़े हो। कुछ मूड हमारा ठीक करते हैं, खराब करते हैं। कुछ टिश्यू के मुख्तलिफ फंक्शंस को, कुछ मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब हार्मोन जो है हाइपोसिक्रीशन होती है या हाइपर सिक्रीशन होती है। अब नॉर्मल कंडीशन है इसकी, हाइपोसिक्रीशन का मतलब है कम, नॉर्मल रेंज जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम ये हार्मोन रिलीज होना, और हाइपर सिक्रीशन का मतलब है नॉर्मल रेंज से ज्यादा हार्मोन रिलीज होना। ठीक है, दोनों कंडीशन हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह, हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। ठीक है जी, और कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाता है वो डिसऑर्डर भी आगे हम पढ़ेंगे। ओके जी, उसके बाद है एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम जो है दोनों एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में मिलके काम करते हैं और एक बैलेंस बरकरार रखते हैं बॉडी में। और ख़ास तौर पे नर्वस सिस्टम का जो एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को, जो कि हमारे कानों वाली साइड पे जहाँ पे हमें सर दर्द होता है और वेन फड़क रही होती है, और वो माथे से थोड़ा सा पीछे कानों की साइड पे जहाँ पे फ्रंटल बोन खत्म हो रही है और पैरिटल सॉरी टेम्पोरल बोन स्टार्ट हो रही है, तो टेम्पोरल बोन कनपट्टी वाली जगह पे, इसके अंदर वाली साइड पे ये हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस का, ब्रेन का, और इसी के साथ ही एक मटर के दाने के बराबर एक ग्लैंड चिपटा होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यही हाइपोथैलेमस वैसे तो ब्रेन का हिस्सा है, लेकिन ये इसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे बहुत सारे ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, तो याद रख लें कि ये या तो किसी जो काम हमारी बॉडी में हो रहा है उसको सुप्रेस करने के लिए, रोकने के लिए ये सिक्रीशन निकलती है, या कोई काम हमारी बॉडी में रुका हुआ तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए सिक्रीशन निकलती है। अच्छा जी, अब हम बारी बारी इसको देखते हैं कि जी सिक्रीशन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर, अगर हम बाहर वाली साइड से कानों के पास जो उंगलियां रखें तो ये हमारी बॉडी का इंटीरियर हिस्सा है, क्योंकि फ्रंट सामने हमें यही नजर आ रहा है, और जो ब्रेन के साथ अटैच होगा इसका हिस्सा वो पोस्टीरियर ग्लैंड है, पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का। यानी कि जो बाहर स्किन के साथ अटैच है, स्किन वाली साइड पे, वो अंटीरियर लोब है, और अंदर वाली साइड जो ब्रेन के साथ उसका अटैच होगा पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो होगा पोस्टीरियर। अब एंटीरियर ग्लैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्टीरियर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है। तो इससे हम देखते हैं कि कौन कौन से ग्लैंड सिक्रीट होते हैं।
सबसे पहले है जी GH, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है जी, याद रख ले, ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये हमारी नशोनुमा बच्चों के खास तौर पे बचपन में, जब तक एक इंसान पूरा डेवलप नहीं हो जाता तब तक ये इसकी सिक्रीशन का नॉर्मल हालत में सिक्रीट होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अगर ये पुबर्टी की एज तक, कौन सी एज, पुबर्टी की एज, बलूगत की एज तक ये हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या इसको सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। सोमैटिक हम बॉडी को कहते हैं और ट्रॉफिक हार्मोन बॉडी को मुतहरिक करना, बढ़ाना, ग्रोथ देना। तो बहरहाल आप ग्रोथ हार्मोन इसको कहें। अगर पुबर्टी की एज तक ये हार्मोन नॉर्मल हालत में ये सिक्रीट हो रहा होता है तो हमारी ग्रोथ नॉर्मल होती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ बच्चे बोने रह जाते हैं, छोटे कद के रह जाते हैं, और कुछ बच्चों का उस एज में अपने पेरेंट्स, माँ बाप से भी लंबा कद निकल जाता है। ठीक है जी, अक्सर ये मुशाहिदे की बात है कि वो नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा लंबे होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, उसी पुबर्टी की एज में अगर ये ज़रूरत से कम खारिज हो रहा है तो फिर क्या होगा? फिर जनाब ये होगा कि बोनापन, जिसको हम कहते हैं बोनापन, हो जाएगा। वेट, कलर में चेंज कर लूँ। यस, जिसको कहते हैं डवार्फिज्म। ठीक है, ये राइटिंग जरा इस पे हो नहीं रही। डवार्फिज्म अगर आप लिख ले खुद ही तो ज्यादा बेहतर है, डवार्फिज्म। ठीक है जी, ये डवार्फिज्म हो जाता है। अच्छा, अब अगर उसी पुबर्टी की एज में, यानी कि बच्चे का कद छोटा रह जाता है, उसी पुबर्टी की एज में यही हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जरूरत से ज्यादा खारिज हो जाता है, यानी कि जितना इसको सिक्रीट होना चाहिए उससे ज्यादा ये काम कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कि हाइपर सिक्रीशन हो रही है। तो फिर क्या होता है, फिर कौन सी कंडीशन होगी? फिर कद लंबा हो जाएगा। उस लंबे कद को हम कहते हैं जी, क्या कहते हैं? जाइगैंटिज्म। क्या कहते हैं? जाइगैंटिज्म। और जाइगैंटिज्म का अब कह लें कि जिसको जाट, जाइगैंटिज्म, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन वो राइटिंग इसकी ज़रा काफ़ी ज़्यादा मोटी है। जाइगैंटिज्म यानी कि वो जाट बंदा बन जाता है। ये तो था पुबर्टी की एज तक, ये दो कंडीशन हो जाती हैं, इसके एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। अब एक और कंडीशन भी है कि भाई पुबर्टी की एज गुजर गई, जितनी ग्रोथ होनी थी हो गई, अब हम बड़े हो गए। अब किसी वजह से, वजह कोई भी हो, इस वक्त हम लोग जिस एज में हैं, पुबर्टी की एज गुजार के आए हुए हैं, जितनी ग्रोथ हमारी होनी थी हो गई है। अब इस वक्त अगर यही ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से ज्यादा कम होगा तो कोई इतना खास फर्क तो नहीं पड़ेगा कि हम छोटे हो जाएंगे, नहीं, नॉर्मल से ज्यादा हाइपर सिक्रीशन करने लग जाता है। ठीक है जी, तो फिर क्या होता है, हमारे ये जो हमारा मैंडिबल एबनॉर्मेलिटीज पैदा हो जाती हैं, जिससे हमारे जो मैंडिबल जा बोन है, हमारा निचला जबड़ा है, ऊपर वाला जबड़ा तो फिक्स है, मैक्सिला, और निचला जबड़ा जो मैंडिबल बोन है, ये बढ़ जाता है। इसका, इसकी थिकनेस, मोटाई, लंबाई बढ़ जाती है और ये जबड़ा निचला बढ़ा हुआ लगता है और अजीब शक्ल हमारी हो जाती है। ठीक है जी, एक ये कंडीशन हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि जो हमारी हाथ की हथेली है ना, वो एक्सपेंड कर जाती है, फैलना शुरू हो जाती है, बहुत चौड़ी हो जाती है। पाँव के तलवे जो है वो फैल जाते हैं, मोटे और बड़े हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्रोमेगाली। क्या कहेंगे? एक्रोमेगाली। ये जरा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, एक्रोमेगाली। ओके जी, तो ये कंडीशन बन जाएगी एक्रोमेगाली की, अगर पुबर्टी की एज के बाद ये हार्मोन नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीट हो तो।
जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अच्छा जी। अब क्योंकि ये ग्रोथ आप बोलेंगे नहीं तो बच्चे मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोग इधर हैं या क्लास हो रही है नहीं हो रही। अच्छा जी। अब क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है ना, तो फिर ये क्या करता है? फिर ये करता है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हमारी प्रोटीन है ना, हमारा जिस्म तो प्रोटीन से बना हुआ है, लिहाजा प्रोटीन की तैयारी ज़्यादा करता है। ग्लूकोज की कंजप्शन जो है वो कम कर देता है। ठीक है। और प्रोटीन के साथ साथ हमारी स्किन या आर्गन बनाने में दूसरा बड़ा कंपोजिशन लिपिड या फैट का होता है। तो फैट को तोड़ने में भी ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है ग्रोथ हार्मोन। तो ये तीन इसके फंक्शन है, इसको ज़रा अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। ओके जी। ये एस टी एच, या इसका दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये है एस टी एच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी इसको कहते हैं या ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, दो दो नाम होते हैं। ये ना हो कि जी आप कहें ग्रोथ हार्मोन हमने पढ़ा था और ये तो सोमैटोट्रोपिक आ गया। सोमैटो का मतलब है ग्रोथ कहाँ पे होती है, जिसमें होती है ना। उसी का दूसरा नाम है सोमैटो, बॉडी ट्रॉफिक हार्मोन, बॉडी को मुतहरिक करने वाला, ग्रोथ देने वाला हार्मोन। और कॉमन नाम इसका है ग्रोथ हार्मोन। ओके जी, चले आगे। अच्छा जी। उसी जो एंटीरियर लूब है, अगली अगर स्लाइड पे अगर गौर करें आप, सिक्रीशन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे एक और हार्मोन जिसको हम कहते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। ठीक है। ये एड्रिनल की जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है उसकी, ये मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया। पहली डायग्राम में ये डिस्कस हो चुका होगा, इसलिए इसको दोबारा डिस्कस नहीं करते। तीसरा हार्मोन है जी टी एस एच। याद रख ले, पहला मैंने पढ़ाया आपको एस टी एच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये तरतीब उलट गई है, टी एस एच। याद रखिएगा, ये है जी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टी एस एच और एस टी एच में बड़ा फर्क है, ये भूलने वाली बात है। अच्छा जी। तो ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में है, हमारे लेरिक्स के ऊपर होता है, जो वोकल कार्ड है इसके ऊपर होता है। और अक्सर आयोडीन की कमी से आपने, एक वक्त था कि आयोडीन की कमी से हमारे मुल्क में भी ये ज़्यादा बीमारी होने लग गई थी। तो उसके बाद फिर ये खुराक में और फलों के ज़रिए और सब्जियों के ज़रिए इसको कंट्रोल किया गया, तो तकरीबन ये अब इतना ज़्यादा नहीं है इसका मसला। गले फूल जाते हैं जिसको हम कहते हैं गिलहड़ की बीमारी। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हमारे जाके, ये स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को जाके। निकलता कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जाता कहाँ है, गले के ऊपर एक ग्लैंड है थायराइड, उसको जाके स्टिमुलेट करता है, मुतहरिक करता है कि भाई तू अपना काम कर। अब इसने तो अपना काम कर दिया, स्टिमुलेट उसको कर दिया। अब हम देखते हैं जो थायराइड है वो स्टिमुलेट होके कैसे काम करता है। थायराइड, अच्छा जी, थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है ना, ये दो तरह से इससे जो हार्मोन निकलता है, पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड है, और इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है जी थायरोक्सिन। क्या है, थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। अब एक बहुत बड़ा मसला है आजकल इस ग्लैंड का, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल इससे हो रहे हैं। अगर ये हार्मोन थायरोक्सिन किसी भी वक्त नॉर्मल से कम सिक्रीट होता है, इस तो क्या होता है कि उस इंसान के जिस्म में गैर मामूली तब्दीली वाक़ होने लग जाती है। और वो बंदा मोटापे का शिकार होने लग जाता है। जो कुछ भी खाता है वो खुराक प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि थायरॉक्सिन जाके हमारे हाजमे के निज़ाम को, जहाँ से उसको ऑक्सीजन जलाता है ग्लूकोज को,
उस समय को जाके ये स्लो डाउन कर देता है। स्लो डाउन करने की वजह से एनर्जी कम बनती है ग्लूकोज, और वो जो ग्लूकोज है वो फिर ऐसा ऐसा फैट में तब्दील होने लग जाता है, जिसम भारी मोटा बन जाता है, जिसमें हिम्मत ताकत नहीं होती। ठीक है जी। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर ये थायरोक्सिन कम खारिज होती है तो फिर हम क्या कहेंगे, क्या होता है, हाइपो। हाइपो का मतलब वैसे ही जाहिर है कम। हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है जी, हाइपोथायराइडिज्म बेशक आप साथ साथ लिखते जाए। अगर इस कंडीशन में आपको बता दिया कि जिसमें एनर्जी कम होती है, खुराक ठीक तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होती, और वो खुराक ज़्यादातर फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये हार्ट के ऊपर बड़े बुरे असरात इसके पड़ते हैं, बड़ी खतरनाक किस्म की एक बीमारी है। आहिस्ता आहिस्ता तो होती है, लेकिन ये ज़्यादा खतरनाक भी है। उसके बाद है कि अगर यही हार्मोन थायरॉक्सिन जो है, जो थायराइड से निकल रहा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा अगर सिक्रीट हो जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर ये हार्मोन ये हार्मोन जनाब मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। जो कुछ भी आप खाते हैं फौरन, बहुत जल्दी ये जल के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है वो जिस्म से फौरी तौर पे निकलने की कोशिश करती है। और ऐसे लोगों की निशानी ये है कि वो लोग दुबले पतले होते हैं, उनके हाथों की हथेलियों में सर्दियां हो गर्मियों हो पसीना बहुत आता है, पाँव के तलवे में पसीना आता है। हम जितनी गर्मी मर्जी हो जाए, हमारी ऊपर वाली स्किन से तो पसीना निकलता है, हाथ की जो हथेली है अंदर वाली, उससे, और पाँव का जो तलवा है जो जमीन के साथ कांटेक्ट करता है, वहां से, उस सतह से तो पसीना नहीं आता, या इंतहाई शिद्दत में वो बहुत कम आता होगा। लेकिन ऐसे हाइपरथायराइडिज्म वाले मरीज जिनका थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज होता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, दुबले पतले होते हैं, और उनके हाथों के हथेलियाँ और पाँव के तलवे में क्या होता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। मेरा एक क्लास फेलो था, और बचपन की बात है, 6, 7, 8, 9 क्लास तक वो साथ था, और वो सर्दी हो या गर्मियाँ, उसके हाथों से पसीना बह रहा होता था, और बहने वाली कंडीशन होती थी। सिर्फ चंद कतरे नहीं गीले नहीं होते थे, वो कपड़ा एक्स्ट्रा रखता था और उसको बार बार खुश्क करता रहता था। तो ये कंडीशन है जी हाइपर थायराइडिज्म। इसके अलावा एक और हार्मोन है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जरा इनको खुद ही देख लीजिएगा। उसके बाद है जी एक और हार्मोन है जिसका नाम है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कुछ स्लाइड्स मैंने स्किप की हैं, वो खुद आप लोग देख लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा, हो सकता है कोई एमसीक्यूज आ जाए उसमें से। ये स्किन मेलानोसाइट, ये हार्मोन है जो कि हमारी स्किन की जो एक कंडीशन है उसको प्रमोट करता है, बेहतर करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं ये अच्छे तरीके से काम करता रहे, तो हमें धूप में कुछ टाइम बैठना चाहिए, धूप में वक्त गुजारना चाहिए। उससे विटामिन डी भी हासिल होगा और हमारी स्किन की टोन भी बेहतर होगी। तो ये भी एक हार्मोन है। नेक्स्ट हम आते हैं जी पोस्टीरियर लूब, जो अंदर वाला हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड का। वहां से भी कुछ हार्मोन खारिज होते हैं, जिनमें सबसे पहले है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंटी डायरेटिक हार्मोन। अच्छा, डायरेटिक हम कहते हैं ऐसे हार्मोन, ऐसे केमिकल, ऐसी मेडिसिन जो पेशाब आवर हो, जिनकी वजह से वो यूरिनेशन ज्यादा होता है। और एंटी का मतलब है जिसम से पानी का अखराज कम कर देना, यूरिनेशन कम होना, एंटी डायरेटिक्स कहते हैं। ठीक है जी। खासतौर पे जो हार्ट पेशेंट्स हों या मोटापे का शिकार लोग हों, तो उनको डायरेटिक्स दी जाती है टैबलेट्स। वो डायरेटिक्स लेने का मतलब है कि उनकी यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, फैट पिघलती है जिसम से, बहुत सारे मिनरल्स, आयंस वगैरह ये जिसम से निकल जाते हैं।
तो डोपिंग में भी हम पढ़ेंगे कि उसमें ये डायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एंटी डायरेटिक्स का मतलब है कि अगर जिस्म में पानी की ज़रूरत है, हमने सारे दिन में पानी कम पिया है, जिस्म को पानी की ज़रूरत है, और अगर किडनी उसको फिल्टर करके ज़्यादा आगे की तरफ भेज रहे हैं, तो नेफ्रॉन हमने पढ़ा था, तो फिर ये क्या करता है, ये जाके पैगाम देता है। सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहता है, नर्वस सिस्टम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जाके जो आपका किडनी है उसको जाके किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसको जाके पैगाम देता है कि भाई जरा ये पानी फिल्टर होकर ज्यादा जा रहा है, जिसमें पानी की कमी हो जाएगी, तो इसको रोको। तो ये किडनी जो है एडीएच हार्मोन रिलीज करता है, और वो जाके नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब करवाता है डिसेंडिंग लूप से, और लूप ऑफ फैलने से उन ट्यूब्यूल से पानी को वापस रीअब्जॉर्ब करवा के कैपिलरीज में जमा कर देता है। ठीक है जी, तो ये इसका काम है। अच्छा, लेकिन अगर ये हार्मोन हाइपोसिक्रीट करता है, कम हालत में ज़रूरत से या नॉर्मल रेंज से कम सिक्रीट होता है, तो फिर क्या होता है? तो उससे डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर की ज़्यादातर बीमारी हो सकती है इसके कम सिक्रीट होने से। तो ज़्यादातर यही पूछते हैं कि फलां हार्मोन की फुल फॉर्म क्या है, फलां हार्मोन कहाँ से निकलता है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इसकी बेज़ाब्तगी क्या हो सकती है। उसके बाद है जी सिक्रीशन फ्रॉम पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ एक छोटा सा ग्लैंड होता है, ब्रेन के अंदर ही होता है। ठीक है। ये जो एड्रिनल ग्लैंड का ही दूसरा नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड, और कोई अलग से ग्लैंड नहीं है जी। अच्छा जी। तो कहते हैं जी पाइनियल ग्लैंड इज पाइन शेप। पाइन क्या होता है? पाइन, यस, पाइन एप्पल की तरह, पाइन कोन की तरह होता है ऐसे। अच्छा, शेप एंड ओनली अबाउट 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर के करीब ही होता है। अच्छा, अब ये काम क्या करता है जी? वो कहते हैं मेल ये फ्लू जो है ना बड़ी गंदी चीज है, सर दर्द हो जाता है इससे। अच्छा, ये मेलेटोनिन जो स्किन के लिए बहुत जरूरी है, ये इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट से कलेक्ट करता है कि कितनी देर आप धूप में बैठे, कितनी देर छाँव में बैठे, टेम्परेचर कितना आपने लिए है, और ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाता है। सोने और जागने का भी ज्यादातर इसी के ऊपर ही एक असर पड़ता है। ठीक है, कि अगर लाइट में आप लोग सो रहे हैं तब भी ये समझेगा कि दिन है, और इसलिए हमारा इस्लामी तरीका भी यही है कि रात के वक्त बहुत डिम लाइट होनी चाहिए, या तो नहीं होनी चाहिए, या फिर बिल्कुल जीरो बल्ब लाइट या डिम लाइट होनी चाहिए, उसमें हम सोए। अच्छा, तो ये फिर जब इसको डिम लाइट मिलती है, इसको पता चल जाता है कि जी अब रात है, तो दिन के वक्त हमारे जो स्टोमिक है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस बनता है वो ज़्यादा बनता है। रात के वक्त इसको पता है अब लाइट नहीं है, तो फिर ये गैस्ट्रिक जूस बहुत कम बनाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इससे जो सिक्रीशन दूसरी निकलती है वो है सीरोटोनिन। पहली थी मेलेटोनिन, दूसरी है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन ये वो कहते हैं जी कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रेगुलेट करता है, हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर कह लें इसको, जो हमारी आंतों की मूवमेंट को रेगुलेट करता है, और ये भूख का, प्यास का, नींद का, गुस्से का और मेटाबॉलिज्म वगैरह को, ये मूड को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। कौन सा हार्मोन? सेरोटोनिन, और यही हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर भी है। आगे हम न्यूरोट्रांसमीटर भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये आगे अगली स्लाइड पे सिक्रीशन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ये दोबारा से आ गया, ये हमने पढ़ लिया है।
ये कुछ T3 T4 बहुत ज़्यादा वो लिखे हुए, इनको ज़रा छोड़ दीजिएगा। जो लोग याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है थायराइड ग्लैंड की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ग्लैंड है वो है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज डबल ग्लैंड के तौर पे काम करता है। इसका ज़्यादातर हिस्सा डाइजेस्टिव सिस्टम के ग्लैंड एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, और वो सिक्रीशन एक्सोक्राइन है, यानी कि वो जो सिक्रीशन डालता है अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, जिसको हम पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, वो नालियों के अंदर जाता है। वो नाली वाले गदूद हैं जिसको हम एक्सोक्राइन कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड बेनाली गदूद है, बगैर नाली वाले गदूद है। और ये ग्लैंड जो है वो खून में बरह रास्त अपने सिक्रीशन डालते हैं। तो वो हिस्सा पैंक्रियाज के अंदर जो एंडोक्राइन के तौर पे काम करता है उसका नाम है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है जी। तो ये दो ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। एक का नाम है, और ये आपको बताया भी था कि इस आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में दो तरह के सेल होते हैं। एक है अल्फा, सॉरी, तीन तरह के, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो डेल्टा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अल्फा सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लूकागॉन। और बीटा सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन। ठीक है जी। इंसुलिन हमारे ब्लड में खून की मिकदार, सॉरी, ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ने नहीं देता। ग्लूकोज का आम नाम है शुगर। तो खून में अगर शुगर की मिकदार बढ़ गई है तो ये उसको रिड्यूस करवाता है। और जाता कहाँ पे है, ये आपने पढ़ा होगा अभी जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे, उसमें एक पोर्टल सिस्टम हमने पढ़ा था कि एक जो आर्टरी है जिगर की तरफ लेके जा रही है ब्लड को, ठीक है ना। और अ, उसको हम हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। और वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन भी हमने पढ़ा कि वो उस ब्लड के अंदर जैसे ही वो जिगर की तरफ लेके जाते हैं और पता चलता है कि जी ये इंसुलिन भी उसी खून के अंदर है और उस ब्लड में जा रहा है, और जिगर को जाके पैगाम देता है कि भाई हमारे पास शुगर हो गई है ज़्यादा खून में, तो डिस्टर्बेंस हो रही है, पूरे काम ठीक से नहीं हो रहे, तो मेहरबानी कर इस शुगर को अपने पास अमानत के तौर पर रख ले। तो जिगर क्या करता है कि उसकी बात सुनता है इंसुलिन की, और अमल करता है और उस ग्लूकोज को तब्दील करता है, स्टोर करता है अपने पास एक और शक्ल में, ग्लाइकोजन की शक्ल में। क्योंकि वो जिस तरह से हमने अगर गंदम स्टोर करनी हो तो वो दाने गंदम साबित दानों की शक्ल में स्टोर करते, आटे की शक्ल में नहीं स्टोर करते। जब इस्तेमाल करना हो तो उसके हम आटा पिसवा लेते, और जब स्टोर करना हो उसको लंबे अरसे के लिए तो फिर उसको हम गंदम की शक्ल में स्टोर करते, आटे की शक्ल में नहीं करते। हालांकि चीज एक ही है। तो जब जरूरत होगी, जिसमें आपने कुछ नहीं खाया पिया होगा काफी देर तक, तो जिसमें इस चीज की कमी महसूस होगी, शुगर लेवल लो होगा, तो फिर इसी जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसके अल्फा सेल को पैगाम मिलेगा कि भाई आप अपना ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करें। वो ग्लूकागॉन रिलीज करेंगे, और वही उसी तरह वो ब्लड में जाएगा हार्मोन, और ब्लड जैसे ही जितनी मिकदार में जिगर को पहुंचता रहेगा, और ये जाके कहेगा कि भाई अब ये तेरे पास जो जो खून आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके, इसमें से इसको तू, तेरे पास जो हमने जमा करवाया था अपना बैंक बैलेंस, अपना ग्लूकोज जमा करवाया था, हमें वापस दे दे। तो जिगर ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर किया हुआ ग्लूकोज जो है उसको वापस ग्लूकोज में तब्दील करके उस खून को वापस देता रहेगा, और खून में शुगर की मिकदार का लेवल जो है वो पूरा हो जाएगा। तो ये काम है जी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। अगर खून में शुगर की मिकदार, इंसुलिन अगर ठीक से काम कर, प्रोडक्शन ना हो इंसुलिन की, तो फिर हमें शुगर की बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। ओके है जी। नेक्स्ट कौन सा ग्लैंड आपके पास शो हो रहा है जी? हाँ जी बोले। नहीं, पैराथायराइड से पहले है एड्रिनल ग्लैंड है, इधर मेरे पास शो हो रहा है। इसका ऊपर वाला अगर आप डायग्राम में आप देखिएगा इधर हिस्सा,
तो इसके दो हिस्से हैं जी। ऊपर वाली कैप जो है ये कॉर्टेक्स है, इसके अंदर वाला हिस्सा जो है मेडुला है। ठीक है, वैसे इसको हम पढ़ चुके हुए, दोबारा ये आ गया है, तो हम जरा इसको देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। ये कहते हैं जी कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक हार्मोन खारिज होता है जिसका नाम है कॉर्टिजोल। जिसका नाम है कॉर्टिजोल। ये हार्मोन रिलीज होता है और ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और अगर जिसमें कहीं पे सोजन सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है ना, तो उसको कम करने की कोशिश करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट रखता है। अच्छा, अगर इसी एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला जो कॉर्टिसोल है इसकी सिक्रीशन ज़्यादा, सॉरी, कम हो जाए, हाइपो सिक्रीशन हो जाए, तो फिर क्या होता है? फिर हो जाते हैं जी, एडिसन्स डिजीज हो जाती है। और हाइपर सिक्रीशन, ये याद रख लें, ये क्या, इधर आपके पास शायद पूरी वो नहीं आई डायग्राम, लेकिन मैं ज़रा ये आपको बता दूं। कम सिक्रीशन से एडिसन्स डिजीज हो जाती है, ये पूछा गया सवाल। और हाइपर सिक्रीशन से कुशिंग डिजीज हो जाती है अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा रेडिएट खारिज होता है कॉर्टिजोल। ये याद रख लीजिएगा, नोट्स इसके बनाते जाए। इधर मैंने एरो से हाईलाइट कर दी है इधर रिकॉर्डिंग में, तो इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, समझ आ जाएगी आपको। अच्छा, अब कॉर्टिजोल की, वो कहते हैं जी कि कॉर्टिजोल से मिलता जुलता एक कॉर्टिकोस्टीरॉन होता है, ठीक है, जो कि एक स्टीरॉइड है। और ये पोटाशियम सोडियम के मेटाबॉलिज्म के ऊपर असरअंदाज होता है। अच्छा, ये तो था एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन। एक और हार्मोन जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है उसको भी हम देख लेते हैं, वो क्या है? वो है जी एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, एल्डोस्टेरॉन ये क्या काम करता है? ये जुबैर साहब की बुक में ये सारे आपको नाम मिलेंगे, इसलिए इसको बार बार आपने देखना भी है। खासतौर पे जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो इसको आपने ज़रूर अच्छे से देखना है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है कि हमारी बॉडी में जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, तो ये जैसे ही पानी में हल पजीर होते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट में, इनको इनको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है ना। और ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। खास तौर पे आप यूँ समझ लें कि जो मिनरल्स हैं, एटम्स हैं, आइंस हैं, इन्हीं को ही इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जैसे कि पोटाशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, ठीक है ना, ये चीज़ें। और पानी के बैलेंस को, फॉर एग्जाम्पल हमारे जिस्म से पसीना ज़्यादा निकल जाता है, तो सिर्फ पसीना अकेला नहीं जाता, बल्कि उसके साथ साथ वो पसीना नमकीन होता है। उस नमकीन की वजह यह है कि जिस्म से सोडियम, पोटाशियम वगैरह ये चीज़ें, क्लोरीन वगैरह, ये जिस्म से रिमूव हो जाती है इनके ज़रिए। तो इन्हीं को हम कहते हैं क्लोरीन, तो सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट। तो फिर क्या होता है कि इसको बैलेंस रखने के लिए फिर हमें पानी, शिकंजी, नमकीन पानी वो पीना पड़ता है। दूसरा इसका जो एक हार्मोन है वो है एंड्रोजन। ये भी इसी कॉर्टेक्स से निकलता है। और ये एंड्रोजन जो है, इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन मजीद होते हैं, जिसमें एक टेस्टोस्टेरॉन होता है जिसको मेल हार्मोन भी कहते हैं। और मर्दाना जो खसूसियात है, दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है जी, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें इससे डेवलप होती है। अच्छा, अब एड्रीनल मेडुला जो अंदर दूसरा ग्लैंड है, ये पहले कॉर्टेक्स वाले ग्लैंड थे, अब है एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है जी डोपामाइन। डोपामाइन आप उसमें पढ़ेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर में भी आप पढ़ेंगे डोपामाइन, ठीक है जी। और यहाँ पे भी उसका जिक्र है। तो वो कहते हैं जी कि जैसे ही सदमा होता है, शॉक लगता है, सदमा होता है, किसी भी वजह से इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है,
तो उस शॉक का इलाज करने के लिए डोपामाइन इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब ये काम क्या करता है? बड़ा अहम काम है जी। इट डायलेट, डायलेट का मतलब है खुला कर देना। शॉक में अमूमन क्या होता है कि आर्टरीज वगैरह हमारी तंग हो जाती है, नालियां तंग हो जाती है, तो ये उन तंग नालियों को खोल देता है। ठीक है। और जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, उसको बढ़ा देता है। और कार्डिक आउटपुट, यानी कि 1 मिनट में जितना हमारा दिल खून पंप कर रहा है, हमारा हार्ट, उसका उसको हम आउटपुट कहते हैं, वो आउटपुट बढ़ा देता है। कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है। और इसके साथ साथ वो यूरिनरी आउटपुट भी बढ़ा देता है। ठीक है। इसके साथ साथ वो यूरिनरी आउटपुट भी बढ़ा देता है। ठीक हो गया जी। तो ये काम था डोपामाइन का। ये न्यूरोट्रांसमीटर में भी आप पढ़ेंगे। अब एड्रिनल मेडुला का एक और हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जिसका नाम है एपिनेफ्रीन। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एड्रीनालीन। याद रख लें, दो नाम है, एपिनेफ्रीन और एड्रीनालीन, दोनों ही जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके मिडोला से निकलते हैं। ठीक है जी। और ये क्या करते हैं कि ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ये भी बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट बढ़ा देते हैं, कार्डिक आउटपुट स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है ना। ग्लूकोज लीवर से ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये एनर्जी ज़्यादा दे देते हैं। और फेफड़ों में जो नाली है उनको भी खुला कर देते हैं, ताकि हमारा एयरवेज खुला हो सके और सांस ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। ठीक है ना। और आंखों की पुतलियां, वो उनको ज़रा खुला कर देते हैं, आंखें खुल जाती हैं। ठीक है। और ताकि हम ज़्यादा आसानी के साथ देख सकें। और कभी कभार वो कहते हैं कि एलर्जी अगर हो गई है ना, तो उसके मुखालिफ उसको कम करने के लिए भी ये एपिनेफ्रिन इस्तेमाल होता है। अब याद रखें कि जो स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो इसी हार्मोन की दी थी कि ये हार्मोन इमरजेंसी वाली कंडीशन में रिलीज होता है, जब आपने फाइट या फ्लाइट करना हो। इसमें मजीद आप बड़ा ऐड कर देंगे कि जो हमारा स्टोमिक या डाइजेस्टिव सिस्टम का एरिया है, इस एरिया को ब्लड सप्लाई रोक दी जाती है, और हमारे लिम्स को, बाजू टांगों को ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई और ये सारा कुछ खुराक वगैरह बढ़ा दी जाती है। सांस की नालियाँ खुल जाती हैं, खून की नालियाँ मजीद खुल जाती हैं, आंखों की पुतलियाँ जो है वो फैल जाती हैं। ठीक है ना। अक्सर आपने ये कोई भी वीडियो क्लिप्स, ड्रामा, मूवीज वगैरह में आप देखते हैं, जब कभी हॉरर मूवीज खास तौर पे हों, तो उसमें जो लोग वो दिखा रहे होते हैं, उनकी आंखों, अब देखें तो वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती है। या आप लोग खुद भी अपना इमेजिन कर लें कि आपने कैसे, जब हम किसी भी चीज़ को देख के डर जाते हैं, तो हमारी क्या कंडीशन होती है। ये सारी अलामत उस वक्त ज़ाहिर हो रही होती है। अच्छा जी। एड्रिनल मिडोला से एक और हार्मोन खारिज होता है, ये तो था एपिनेफ्रिन, या जिसको हम कहते हैं एड्रीनालीन था। इसका मुखालिफ है नॉर एपिनेफ्रिन या नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है जी। ये भी सेम जो आपको काम बताया था वही काम है जी, इसका आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आगे एक दो जो हमारे ग्लैंड्स हैं, मेल और फीमेल ग्लैंड्स, उनको खुद ही आप रीड आउट कर लीजिएगा कि कंप्लीट फाइल में जो पहले आपको सेंड किया उसमें शायद नहीं है, दोबारा मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो इसको एक नज़र आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब इसमें से कोई भी यानी कि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है, ये एक्चुअली फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में काम करते हैं। जैसे कि ये देख लें कि ये एक कोई छोटा जानवर है, बकरी वगैरह, या पता नहीं कोई और छोटा जानवर है, तो ये बड़े डॉग को देख के ये डर गया है, तो इस वक्त इसका हार्ट बीट, ठीक है ना, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, या अचानक से ये कम भी हो सकता है, दिल बैठ जाता है। ठीक है। इसी तरह अब दो तीन लोग एक बंदे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वो उसके लिए इमरजेंसी वाली कंडीशन है।
तो उस वक्त वो कोशिश करेगा कि या तो इनका मुकाबला करे या फिर यहाँ से भाग जाए। ठीक है जी। तो ये वो एग्जांपल थी जो स्टार्ट में मैंने दी थी और एंड भी इसी पे ही हो रहा है। तो अब तक इस पूरे लेक्चर में कोई भी बात ना समझ आई हो आप लोगों को तो पूछ सकते हैं।